बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मैडी। 25 अप्रैल 2014 की शांत ठहरी हुई दोपहर। कोई 2:30 बजा था। जगह थी बारामूला के शाजी मार्ग में बने 44 राष्ट्रीय राइफल्स चाली कंपनी का हेडक्वार्टर। मेजर मुकुंद वरदराजन अभी लंच के लिए बैठे ही थे कि उनके किसी विश्वास पात्र खबरी ने एक सूचना दी। मेजर ने हाथ में उठाई थाली को वापस रख दिया। खबर ही ऐसी थी जिसे सुनकर सेना का कोई भी अफसर या जवान चैन से नहीं बैठ सकता था। इस हाल में एक निवाला भी गले से कैसे उतरता। खबर थी कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर आसिफ वानी काजी पथरी गांव में था और वो उन्हीं में से किसी एक घर में था जिस पर मेजर वरदराजन की नजर थी, यानी जिन घरों को मेजर ने कोड से आइडेंटिफाई किया था। अब एक पल भी गंवाना ठीक नहीं था। मेजर ने अपनी क्विक रिएक्शन टीम को तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार होने का आदेश दिया और अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित सिंह डबास को फोन लगाया। सर, आई हैव A1 इंटेलिजेंस। वानी यही है। मैं क्यूआरटी के साथ गांव की तरफ निकल रहा हूँ। आसिफ वानी सेना के लिए एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक शिकार था। ये वो आदमी था जिसने एक दिन पहले ही अनंतनाग लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में एक पोलिंग ऑफिसर की हत्या की थी और 5 और कर्मचारियों को घायल किया था। हमला तब हुआ था जब पोलिंग स्टाफ बस से शोपियां की तरफ जा रहा था। उनके ऊपर गोलाबारी की गई थी। यह हमला लोकतंत्र पर, लोगों के विश्वास पर था और इसका बदला लिया जाना बेहद जरूरी था ताकि आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे, उनका सेना पर भरोसा बना रहे और लोग चुनावों में वोट डालने से डरे नहीं। इसने अपनी ही तरह एक शातिर आतंकी अल्ताफ बाबा के मारे जाने के बाद जैश ए मोहम्मद में उसकी जगह ली थी। बल्कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और आतंक फैलाने में माहिर था। युवाओं को बरगलाकर, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती दस्ते में बदलने में उस्ताद इस आतंकी की सेना और पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। आज जब मेजर वरदराजन आसिफ वानी का खात्मा करने की नीयत से निकले तो उनके सीईओ कर्नल डबास को कोई 10 महीने पहले यानी जून 2013 का वो दिन याद आ गया जब अल्ताफ बाबा इसी जोशीले मेजर की गोली का शिकार हुआ था। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG और सेना के 44 और 53 राष्ट्रीय राइफल्स के सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 खतरनाक आतंकियों को घेर लिया गया था। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां के याचू गुचान गांव के एक सेब के बाग में फलों की महक की जगह बारूद की गंध फैली हुई थी। अल्ताफ बाबा बुरी तरह परेशान था। वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के सिखाए नियमों का पालन नहीं कर रहा था। नियम ये कि भारतीय सेना या पुलिस के जवानों के सामने अपने हथियारों को हमेशा ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाए ताकि लगातार चलती गोलियां ज्यादा से ज्यादा जान ले सकें। अल्ताफ बाबा मजबूर था। उसके पास अब आखिरी मैगजीन थी और अब वो अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकता था। 44 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मुकुंद वरदराजन का शिकार अब जल्द ही उनके हाथ आने वाला था। चारों तरफ से भारत की सेना के जवानों से घिरा अल्ताफ बाबा समझ गया था कि उसका अंत आ गया है। पिछले 5 सालों से पुलवामा और बडगाम जिले में लगातार आतंक फैलाने के बाद आज वो खुद मौत के डर से आतंकित था और जानता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। सैकड़ों बेकसूर लोगों की जिंदगियां छीनने वाले के सामने आज खुद मौत खड़ी थी और वो लाचार था। अल्ताफ एक एक गोली चलाता जा रहा था और गिनता जा रहा था। हर गिनती के साथ जैसे मौत उसके करीब आ रही थी। 14, 13, 12। ये गिनती सिर्फ अल्ताफ बाबा नहीं, उस सेब के बागीचे को घेरे हुए अपने शिकार पर घात लगाए मेजर वरदराजन के जहन में भी चल रही थी। उन्हें भी इंतजार था उस आखिरी गोली का। उसके बाद निहत्थे आतंकी को निपटाना बिल्कुल आसान था। कोई खतरा नहीं। 30 राउंड हो जाए बस। मेजर वरदराजन ने अपना हाथ ट्रिगर पर रखते हुए अपने साथ खड़े सिपाही विक्रम सिंह से कहा, क्योंकि उन्होंने हिसाब लगा लिया था। एक कलाशनिकोव मैगजीन में
30 7.62 mm राउंड होते हैं। मेजर वरदराजन का शिकार उनके शिकंजे में फंसता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी उंगलियां कसमसा रही थीं। बचपन से प्लास्टिक की बंदूक से खेलते हुए बड़ा हुआ ये शख्स आज अपने सपने को साकार होता देख रहा था। थोड़ी देर में घर के भीतर से आती फायरिंग बंद हो गई। 6 फीट से भी ज्यादा ऊंचे और गठीले बदन वाले मेजर को सिपाही विक्रम ने कवर फायर किया और मेजर ने आगे बढ़ते हुए पोजीशन ली और चार्ज कर दिया। पॉइंट ब्लैंक फायर की बौछार सीधे आतंकी अल्ताफ बाबा को छलनी कर गई। धड़धड़ाती गोलियों की आवाज, अल्ताफ की चीख और उसके बाद एक सन्नाटा। मेजर के सामने एक शातिर आतंकी का बेजान शरीर पड़ा था, एक जुनूनी आतंकी जिसे अपने किए की सजा मिल गई थी। मेजर ने अपना फ़ोन निकाला और अपने सीओ को खबर दी। सवी गॉड अल्ताफ, फ़ोन के दूसरे छोर से कर्नल अमित सिंह डबास का सवाल आया। आई श्योर इट्स हिम? मेजर ने एक नज़र अपने सामने पड़े खून से लथपथ बेजान आतंकी को देखा और बोले, उसकी लाश मेरे सामने सर, उसका चेहरा मेरी आंखों के ठीक आ गया है। मेजर मुकुंद वरदराजन और उनके सीओ जानते थे कि अल्ताफ की मौत के बाद उन्हें दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। अल्ताफ का मोबाइल फ़ोन और कुछ कागज़ अब उनके कब्ज़े में थे। ये कर्नल के चहेते अफसर मैडी यानी मेजर मुकुंद वरदराजन की एक शानदार और बेहद ज़रूरी उपलब्धि थी। मेजर मुकुंद सिर्फ अपने सीओ के चहेते नहीं थे, उन्होंने अपनी टीम और सभी साथ में काम करने वालों का दिल जीत रखा था। कौन था जो मुस्कुराते वक्त उनके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे और स्वभाव की ईमानदारी का कायल नहीं था? इंदु भी तो ऐसे ही रीझ गई थी इस बिंदास प्यारे से इंसान पर। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए दोनों दोस्त बने और फिर दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल गई। मेजर मुकुंद की जिंदगी में कुछ भी सादा सरल नहीं था। सेना में नौकरी के अलावा उनकी जिंदगी के कैनवस पर भी बड़े चटख और मजेदार रंग थे। कुछ रंग कॉलेज की कैंटीन के कोनों में हुई गपशप के थे तो कुछ इंतजार के जो इंदु ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बाहर बिताए थे। उनकी और इंदु की धार्मिक आस्थाएं अलग थीं तो दोनों की शादी इतनी आसान नहीं थी। इंदु के परिवार वालों को मनाना था। मेजर को सिर्फ इंदु का दिल ही नहीं, उनके माँ बाप का विश्वास भी जीतना था। और फिर जब शादी हुई तो रस्में एक नहीं कई बार हुई। पहले रजिस्टर्ड मैरिज, फिर सेंट पीटर्स चर्च में क्रिश्चियन वेडिंग और फिर हिंदू रीत से शादी। इंदु और मेजर मुकुंद को उनकी सेना की नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण अक्सर अलग ही रहना पड़ा, लेकिन दूर रहने से उनके रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनके बीच का जुड़ाव और बढ़ता गया। शायद सैनिकों के परिवार तैयार रहते हैं अपने सुख के दिनों को देश से साझा करने के लिए। घर पर मेजर मुकुंद की बेटी 3 साल की नन्ही सी अर्शिया जब अपने पापा का सिखाया प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का लिखा गीत गा रही थी, तब मेजर मुकुंद वरदराजन अपनी QRT के साथ आसिफ वानी जैसे खूंखार आतंकवादी की घेराबंदी कर रहे थे। शायद उनके भीतर भी उसी गीत की पंक्तियां गूंज रही हों कि मुझे डर नहीं अगर मैं दुश्मनों से घिर जाऊं, मुझे डर नहीं अगर मेरे सर पर आसमां गिरता हो, मुझे डर नहीं कि मैं अपना सब कुछ खो दूं, मुझे डर नहीं। 3 बजने को थे जब मेजर अपने दस्ते के साथ काजी पथरी गांव पहुंचे। फिर सब वहां पहुंचे जिस जगह के बारे में उनको सूचना मिली थी। ये ईंटों का बना 2 मंजिला मकान था। गांव का सबसे बड़ा मकान था जिसके सामने फैला हुआ बागीचा और 2 आउट हाउसेस थे। QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम 6 बड़ी पेयर्स में बंट गई और सबने मिलकर उस 2 मंजिला घर को चारों ओर से घेर लिया। फिर मेजर मुकुंद ने स्थिति का जायजा लिया। मकान घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ हैवी कैलिबर वेपन या मशीन गन वगैरह का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था, क्योंकि अंदर आतंकियों के साथ कितने सिविलियन हैं ये कह पाना मुश्किल था। अब तक आर्मी स्नाइपर्स भी वहां पहुंचकर पास के एक मकान की छत पर पोजीशन ले चुके थे, लेकिन शार्प शूटर्स को अपने टारगेट सही तरीके से नजर नहीं आ रहे थे। वो निशाना साधे तो बैठे थे, लेकिन निशाने पर क्या था इसका उन्हें अंदाजा नहीं लग पा रहा था। मेजर मुकुंद अपने जवानों को हिदायत दे ही रहे थे कि काजी पथरी गांव में रहने वाले किसी आदमी ने एक खबर दी।
गांव में छिपे आतंकी गांव वालों को इतना डरा के रखते हैं कि लोगों ने अपनी जबान सिल रखी थी। लोग डरते थे कि वो कहीं हिंसा का शिकार न हो जाएं। मेजर वरदराजन ने सूचना मिलते ही तुरंत अपने सीओ को फोन लगाया। उन्होंने ये बताया कि वहां आसिफ वानी ही नहीं, उसके साथ 2 लश्कर आतंकी भी हैं और ये कि वो बस आक्रमण करने ही वाले हैं। अभी मेजर ने फोन रखा भी नहीं था कि कर्नल डबास के कानों में गोलियों की आवाज पड़ी। कर्नल ने तुरंत पास ही बटालियन हेडक्वार्टर फोन कर दिया। उन्हें मेजर मुकुंद यानी अपने मैडी की बहादुरी और काबिलियत पर कोई शक नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ और सिपाहियों को मौके पर पहुंचकर घेरा मजबूत करने का आदेश दिया। कुछ देर में आतंकी और मेजर वरदराजन के जवानों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकियों का ठिकाना बना हुआ वो घर लगातार गोलियां उगल रहा था। यहाँ से जवान भी जवाबी हमला कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ आवाज के दम पर निशाना लगा रहे थे। 1 घंटे फायरिंग करते रहने के बाद भी उन्हें ठीक अंदाजा नहीं लग पाया कि आतंकी घर के किस ओर छिपे हैं। शाम के 5 बज चुके थे। मेजर वरदराजन जानते थे कि जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चूहे बिल्ली के खेल में वक्त निकलता गया और अंधेरा हो गया तो आतंकियों के लिए और सहूलियत हो जाएगी और मेजर के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और शायद ठीक इसका उल्टा आसिफ वानी और उसके साथ के आतंकी सोच रहे थे कि बस किसी तरह अंधेरा हो जाए। वरदराजन के दिमाग में खलबली मची थी। अगर आज आसिफ वानी किसी तरफ निकल भागने में कामयाब हो गया तो फिर उसको खोज पाना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। यानी ये तय था कि इस बार बच निकलने के बाद आसिफ वानी न किसी पर भरोसा करेगा और न ही जरा सी भी लापरवाही बरतेगा। हाथ में आया शिकार निकल जाए, ये वो और उनकी टीम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आतंकियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे और आसिफ वानी तो अपने खेमे में एकदम हीरो बन जाएगा। हिंदुस्तान की सेना की घेराबंदी तोड़कर निकल भागने वाला हीरो। और एक विलन हीरो बन जाए, ये मेजर को कतई बर्दाश्त नहीं था। लेकिन दिन ढल गया और राष्ट्रीय राइफल्स के इन जांबाजों के हाथ कुछ नहीं आया। आखिर मेजर मुकुंद वरदराजन ने एक प्लान बनाया और अपने बड़ी विक्रम को बताया। अपने प्लान के मुताबिक दोनों पेट के बल झुक गए और अपने घुटनों पर सरकते हुए बाग में आगे की तरफ बढ़ने लगे। सिपाही विक्रम मेजर मुकुंद को कवर दे रहे थे। दोनों बिना आवाज किए धीरे धीरे अपने घुटनों और कोहनियों के सहारे सरक रहे थे कि तभी अंदर से 2 गोलियां तेजी से उनके ऊपर से निकल गईं। मेजर वरदराजन ने जल्दी से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी प्लांट की और फिर विक्रम के साथ सुरक्षित दूरी पर खिसक गए। थोड़ी देर में एक जोर का धमाका हुआ और मकान के सामने का हिस्सा भरभरा कर मिनटों में एक मलबे के ढेर में बदल गया। चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार था। मेजर ने 1 मिनट भी गंवाए बिना अपनी बंदूक को बर्स्ट मोड में किया और धड़धड़ाते हुए गोलियां दागते हुए भीतर घुसते चले गए। आंखों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर कुछ खौल रहा था कि अब आर या पार का खेल खेलना ही होगा। मलबे में दबे आतंकियों ने भी हार कहाँ मानी थी। एक गोली सन्नाटी हुई मेजर वरदराजन की बाह को छीलती हुई चली गई। अभी वहां से और तेजी से वार होते इसके पहले मेजर और सिपाही विक्रम ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और आतंकी वहीं ढेर हो गया। मेजर जल्दी से आगे बढ़े और झुक के आतंकियों का चेहरा गौर से देखा। इनमें से कोई भी आसिफ अहमद वानी नहीं था। उनका असली शिकार अब भी जिंदा था और वहीं कहीं था। अंदाजे के मुताबिक अभी 2 आतंकी वहां और थे, जिनमें एक जरूर उनका मनपसंद शिकार था, आसिफ वानी। अब आगे कैसे हमला करना है, किस तरफ से आगे बढ़ना है, मेजर ये तय करते उससे पहले वहीं किसी अंधेरे कोने से मलबे के बीच से अचानक एक ग्रेनेड उड़ता हुआ आया। मेजर वरदराजन और सिपाही विक्रम सिंह लपक के एक और कूद गए और अपने सर दोनों हाथों के नीचे करके कानों को दबा लिया। दोनों बाल बाल बचे थे। आतंकी ग्रेनेड के हमले के बाद रुके नहीं। वो अब राइफल से लगातार फायर कर रहे थे। मेजर और उनके बडी को इस गोलाबारी में उलझाकर एक आतंकी मकान से बाहर निकलकर कंपाउंड के दूसरे कोने की तरफ भागा।
आउटहाउस की तरफ। मेजर वरदराजन की नजर उस पर पड़ी। ठीक उसी समय वो भी पलटा और दोनों की नजरें मिली। मेजर को पहचानने में एक पल नहीं लगा। ये वही था, आसिफ अहमद वानी। मेजर वरदराजन के भीतर का लावा उबाल मारने लगा। अगले चंद लम्हों में अगर कुछ न किया तो मानो ये ज्वालामुखी फट पड़ेगा और ये मकान, ये बाग, ये बागीचा सब उस गर्म लावे की चपेट में आ जाएंगे। मेजर और सिपाही विक्रम सिंह ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे उंगलियां अपने हथियारों पर कस लीं। दोनों आसिफ अहमद वानी की तरफ बढ़ने लगे। अब शिकार को धर दबोचने का वक्त आ गया था। क्यूआरटी लगातार मकान में गोलियां दाग रही थी क्योंकि चौथे आतंकी के वहीं होने का अंदेशा था, लेकिन वहां से जवाबी हमला नहीं हो रहा था। मेजर ने एक ग्रेनेड आउटहाउस की ओर उछाल दिया। ब्लास्ट दुश्मन का खात्मा न भी करे तो उन्हें कमजोर जरूर कर देगा, ये मानते हुए मेजर वरदराजन अपने बडी के साथ मकान की तरफ बढ़े। तभी अचानक वहां से गोलियों की बौछार होने लगी। यानी जब वानी मलबे से निकलकर आउटहाउस की तरफ गया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आतंकी था। वानी फिर बच गया था, लेकिन उस दिन मेजर वरदराजन और उनकी टीम खाली हाथ जाने के इरादे से नहीं आई थी। सिपाही विक्रम सिंह ने और आगे बढ़कर फिर गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन वानी लकड़ियों की आड़ में छिपा जवाबी हमला करता रहा। विक्रम सिंह के सामने कोई आड़ नहीं थी और आखिर आतंकी की 2 गोलियां आकर सीधे उन्हें लग गईं, एक उनकी गर्दन में और एक जबड़े में। मेजर वरदराजन जान गए कि अब उनका सूरमा बडी नहीं बचेगा। उन्होंने एक जांबाज सिपाही खो दिया था। लड़ाई के बीच सेना के जवान अपने सबसे बेहतरीन सिपाही, अफसर, बडी को खो देते हैं। अपनी आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ते देखते हैं, लेकिन उस वक्त वहां उनके पास एक पल भी नहीं होता है कि वो दुख मना सकें, अपने साथी की देह छोड़ती रूह को विदा कह सकें। पर कितना ही बहादुर हो सैनिक, ये पल उसे जरा देर को कमजोर तो करते हैं, लेकिन भीतर एक शोला भी भड़का जाते हैं। मेजर वरदराजन ने एक नज़र विक्रम पर डाली और बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ के अपनी AK-47 का निशाना साधा और गोलियों की बौछार लगा दी। लगातार बिना रुके। उनका निशाना अचूक था। आसिफ अहमद वानी मारा गया। ढेरों गोलियां उसके शरीर को छेदती हुई पार निकल गई थीं। मेजर वरदराजन धीरे धीरे चलते हुए आउटहाउस से बाहर आए और उनके कदम लड़खड़ाने लगे। घेराबंदी किए हुए अफसर उनकी तरफ दौड़े। मेजर मुकुंद वरदराजन तब तक जमीन पर गिर गए। आतंकी की गोलियों ने मेजर को भी निशाना बना लिया था। ऑफिसर जल्दी से मेजर को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आखिर आतंकियों का हुआ क्या। ऑफिसर्स मेजर वरदराजन की हालत देख रहे थे, ऐसे में क्या पूछते उनसे। तभी मेजर धीरे से बुदबुदाए, "Here we got him, but we lost Vikram and I got hit too. I can't believe it." कुछ ही पलों में एम्बुलेंस के हूटर से वीरान सड़कें गूंज रही थीं। मेजर वरदराजन को श्रीनगर सेना के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले वहीं पुलवामा के सिविल अस्पताल में ले जाकर उनकी हालत को स्थिर करना जरूरी था। मेजर का शरीर निढाल पड़ा था, पलकें बोझिल होकर झुकती जा रही थीं, नब्ज सुस्त पड़ती जा रही थी। हर मिलिट्री ऑपरेशन से पहले मेजर अपनी माँ से जरूर बात करते थे और फोन रखते हुए उनसे बस इतना कहते थे, "अम्मा मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और बस ये मत पूछना कि क्यों।" अम्मा कुछ कहना चाहती पर भर्राए गले से हूं कह देती और फोन रख देती। बेटा कहे या ना कहे, कारण बताए या ना बताए, माएं प्रार्थना करती ही हैं। लेकिन हर प्रार्थना सुनी जाए ये भी तो नहीं होता। काजी पथरी गांव से कुछ दूर पहुंचते ही मेजर मुकुंद वरदराजन ने अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड और रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर की बाहों में दम तोड़ दिया। सबको अलविदा कहकर चला गया सेना का बहादुर नौजवान। कितना कुछ पीछे छोड़ गया। कुछ दिनों पहले अपने पिता को किया एक सीक्रेट मैसेज भी, "मैं मई के पहले सप्ताह में आने वाला हूं, किसी को बताइएगा मत, ये इंदू के लिए सरप्राइज है।" मेजर मुकुंद अपने मैसेज में लिखी तारीख के पहले ही घर पहुंच गए।
25 अप्रैल को, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। और साथ में पहुंचा कर्नल डबास का संदेश, नाउ मैडी इज द पिलर ऑन विच द यूनिट्स हिस्ट्री विल रेस्ट। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे अफसर और ऐसे शानदार इंसान को जानता था। तांबरम तमिलनाडु में जन्मे शूरवीर को भारत सरकार ने अशोक चक्र से नवाजा। उस सम्मान को राष्ट्रपति के हाथों उनकी पत्नी इंदु मुकुंद ने लिया। गर्व से तनी गर्दन और मुस्कुराते चेहरे वाली इंदु पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी। उन्होंने अपनी आंखें नम तक नहीं होने दी, क्योंकि वो मेजर मुकुंद वरदराजन का दिन था। उनकी बहादुरी, उनके शौर्य को याद करने का, ना कि उनके चले जाने का दुख मनाने का। हाँ, इंदु अपनी 3 साल की बेटी को वहां नहीं लाई, क्योंकि सेना की वर्दी में किसी को देखते ही वो अपने पिता को याद करने लगती है और उसके सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं। अप्पा कहाँ हैं? कब आएंगे? जिस रात मुकुंद वरदराजन की शहादत की खबर इंदु को मिली, वो समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। उन्होंने मुकुंद के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। वो उस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। बार बार पूरी बात सुनना चाह रही थीं। ऊपर से हम कितना भी मजबूत दिखाई दें, अपनों को खोकर हर दिल कतरा कतरा होकर बिखरता है। इंदु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उस रात उन्होंने जो लिखा वो शायद हर सैनिक की पत्नी की तकलीफ थी। There lived a man who loved me with all his heart. बस इतनी सी थी ये कहानी।